उछाल का मतलब बिकवाली। पिछले कुछ दिनों से जब आप इस बाजार को देखते हैं तो अक्सर पाएंगे कि जब भी बाजार में उछाल आता है वहां से बिकवाली शुरू हो जाती है। हर एक पॉइंट पर जहां भी उछाल आए बिकवाली शुरू हो जाती है। तो क्या ये तय कर ले कि सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है और अब मार्केट को नीचे ही आना है? दूसरा पहलू भी है कि बाजार नीचे भी ज्यादा सस्टेन नहीं करता है, नीचे आता है तो फिर ऊपर। इन सभी जगहों से बायर सपोर्ट करते हैं। तो क्या अब इस बात को भी तय कर ले कि नीचे बायर है ऊपर सेलर है और इसका मतलब बाजार तो कहीं जाएगा ही नहीं? तो क्या समझे इस बाजार से? नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में इसी को समझने वाले हैं कि सेलर्स हैं या नहीं, बायर्स हैं या नहीं। क्या ये बहरूपीय सेलर बायर है जो बस बाजार को एक खास जगह पर घुमा रहे हैं रेंज में? ना बाइंग ठीक से हो रही है ना सेलिंग ठीक से हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा और आज की वीडियो में यही मैं आपको समझाने वाला हूं। एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में मेजर कंपोनेंट्स को भी। वीकली ऑफ हो चुका है, फ्राइडे है, तो वीकली एनालिसिस भी करेंगे और समझेंगे कि बाजार आखिर क्या चाहता है। निफ्टी की तरफ आप देखते हैं तो आज गैप डाउन देखने को मिला, 154 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है बैंक गिफ्ट निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां भी 300 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स भी यहाँ पे 600 पॉइंट डाउन है। एक समय तो और नीचे डाउन थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा मार्केट में उथल पुथल देखने को मिला। 2:20 के बाद जब रिलायंस का एजीएम हुआ, 2 बजे के आसपास शुरू हुआ, 2:20 में कैंडल बना, बड़ा सा नीचे आया, फिर 3 बजे तक ये खेल चलता रहा। वो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताने वाला हूं। और मेन टॉपिक जो आज का ये है कि इस मार्केट में बायर्स हैं, सेलर्स हैं, और अगर हैं तो पूरा का पूरा बेच के क्यों नहीं नीचे ले जाते, और बायर्स हैं तो ऊपर क्यों नहीं लेके चले जाते? अच्छे से समझने वाले हैं। 2 दिन की छुट्टी है, आराम से देखिए, समझिए और इंजॉय कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज 300 पॉइंट के गिरावट के साथ में कामकाज कर रहा है। और जैसा कि कल हमने बात किया था कि ये एरिया तो रेसिस्टेंस मैं मानूंगा ही, इसके ऊपर जरूर क्लोजिंग दिया है, हो सकता है कि वो एक्सपायरी इंपैक्ट हो, लेकिन अभी आज बाजार आपको गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद में नीचे आया, तो स्टिल इसी जगह पर बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। गैप डाउन होने का क्या वजह है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको समझाता हूं। गैप डाउन होने का वजह क्या है, पहले ये ढूंढिए। अब देखिए बहुत सारे लोग और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट एजेंसी न्यूज चलाने वाले लोग हैं वो अब एक नया राग अलापेंगे कि यूक्रेन ने 1000 ड्रोन के साथ में रूस की राजधानी मॉस्को के ऊपर में हमला किया, जिसमें ऑयल डिपो, ये सब जो चीजें हैं वहां पर काफी नुकसान देखने को मिला। तो दोस्तों अभी आपको क्या समझना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि न्यूज तो आते जाते रहते हैं। न्यूज का क्या है, न्यूज कभी ये है कभी वो है, न्यूज चलते रहते हैं दोस्तों। आपको जो समझना चाहिए वो समझिए। देखिए, चार्ट पर फोकस करना स्टार्ट करिए। चार्ट विल टेल यू, चार्ट आपको बताएगा कि सेलर्स हैं कि नहीं है, बायर्स हैं कि नहीं है, बहरूपीय तो नहीं है। वो आज आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब रसिया के ऊपर में यूक्रेन द्वारा हमला किया गया। अब उधर से रसिया भी हमला करेगा क्योंकि उसकी भी किरकिरी होगी कि भैया यूक्रेन से फिर तुमने वहां पे मार खा लिया। तो ये जो लड़ाई जो है ना, ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई जब शुरुआत हुई थी तभी बाजार रिएक्ट किया था। और अब इस लड़ाई की वजह से बाजार में रिएक्शन आने ही आने हैं, क्योंकि रसिया के ऊपर में सीधे राजधानी के ऊपर में हमला हुआ है। कई ड्रोन्स को मार गिरा है, लेकिन कई ड्रोन नीचे गिरे जो तबाही लेके आए। ऑयल डिपो वगैरह तबाह हुए, ऑयल रिजर्व्स वगैरह तबाह हुए। तो अब इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है और मुझे लगता है कि यूरोप में भी पड़ेगा। और आज रसिया का मार्केट भी अचानक से 12:30-1 बजे के आसपास में बहुत तेज, एक ही कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बहुत जबरदस्त नीचे आया। 1.73 पॉइंट परसेंटेज में नीचे आ गया, लगभग 0.2% के आसपास में, सिर्फ एक ही कैंडल में। तो कहने का मतलब यह है कि परेशानी तो बढ़ सकती है अब यूरोप में और यूरोप के कुछ कंट्रीज के अंदर में। खैर वो अलग बात है, घूम फिर कर फिर वहीं आ जाएंगे। चार्ट पर फोकस करिए, चार्ट ही आपको बताएगा। इसको एनालाइज करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो के ऊपर में 100 कमेंट जरूर करिए। ये 100 कमेंट आप करेंगे तो ये उन लोगों तक पहुंचेगा जो सही मायने में लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो 100 कमेंट जरूर करिए, जो कि आप करते नहीं है, जरूर कीजिए इसको। और 300 प्लस यहाँ पे लाइक भी कीजिए। और दोस्तों ये टारगेट आपको पूरा करना पड़ेगा। कमेंट्री तभी मैं बढ़ाऊंगा, नहीं तो कमेंट्री आपको ऐसे ही मिलती चलेगी। आप जो है सो कि इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ओके दोस्तों, पहला जो नंबर है
रेसिस्टेंस का। एक तो ये एरिया तो आपको भी नज़र आ ही रहा है। मैंने आपको आगे बताना है कि इस बाजार में बायर्स हैं या नहीं है, क्या ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, होगा तो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, नीचे आएगा तो क्यों आएगा, सेलर्स आएंगे तो नीचे पूरा ब्रेकआउट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इससे समझिए 57,000, आज हम 600 के आसपास 700 के आसपास में क्लोजिंग दिए हैं। तो मुझे लगता है कि 58,000 का पहला जो राउंड नंबर है वो रहेगा आपका रेसिस्टेंस नंबर 1। और मुझे लगता है कि ये अच्छा रेसिस्टेंस है जब तक कि कोई खास न्यूज़ ना आए। ऊपर एज देना चाहते हैं तो आप 300 से लेकर 500 तक का एज दे सकते हैं। बहुत बड़ा न्यूज आएगा तब इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिलहाल नहीं। नीचे की अगर आप देखते हैं तो 57,500 के आसपास का जो पहला सपोर्ट मुझे नजर आता है, उसके बाद 300 के आसपास में, और फिर 56,000 का राउंड नंबर नजर आता है। इसके नीचे तेज बिकवाली के बाद 55,000, नहीं यहाँ तो 57,000 लिख दिया ना मैंने, इसको आप चेंज कर लीजिए। 56,000 नहीं, 57,000 का राउंड नंबर, और इसको ब्रेक करते हैं तो 56,700 तक का नंबर आप नोट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब आ जाइए HDFC बैंक की तरफ। HDFC बैंक को देखेंगे तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपको मैं लगातार कह रहा हूं कि ग्रीन कैंडल से लोग उत्साहित हो जाते हैं कि बाजार में बायर्स आ गए हैं, तो ये होगा तो वो होगा। फिलहाल आप ये भी मत सोचना कि यहां से एक रेड कैंडल बनाया है तो अब सेलर्स आ गए हैं। हो सकता है कि सेलर्स अगले दिन में सेल करे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी स्टिल आप देखोगे तो ये 5 दिनों का एक जोन है जिसके अंदर में है, तो इस जोन पर घूम सकता है, और अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा। एज की बात करेंगे तो पहले भी मैंने आपको कहा कि अभी फिलहाल जब तक कि ऊपर के एरिया पर सस्टेन ना करे, ऊपर कहीं से भी बिकवाली आपको आती हुई दिख सकती है, यानी कि एज जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो इसकी कहानी भी कुछ वैसे ही, जोन बना रहा है 5-6 दिनों से। इसको ऊपर निकाले या नीचे, ऊपर भी रेसिस्टेंस है और नीचे कुछ सपोर्ट है, लेकिन वो मामूली होंगे। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार कह रखा हूं कि अभी मैं इसमें बियरिश ही हूं जब तक कि ये ऊपर के लेवल को क्रॉस करके ट्रेड ना करे। अदरवाइज हर ग्रीन कैंडल के बाद सेलर्स आएंगे आएंगे, वजह चाहे कुछ भी बने कि एजीएम था तो ये था तो वो था। इससे पहले ये सब क्या था, एजीएम था, यहाँ भी गिरा यहाँ भी गिरा यहाँ भी गिरा। अब ये वाला कैंडल देखो, इस दिन तो कोई एजीएम नहीं था, 2% से ज्यादा गिरा था, 2.17। आज कितना गिरा, 1.4। तो एजीएम वगैरह से वो सब चलता रहता है, वो सब मैनिपुलेशन करने के लिए, मल्टीपल ट्रेड्स करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए बीच में कैंडल वैंडल बनते रहते हैं। वो ट्रैपिंग करने के लिए होता है। अपना काम सुबह ही खत्म, ट्रेड हो गया, सेटअप बना, इस बाजार में निकल जाओ, बैठ जाओ, बस। स्टिल रिलायंस लुकिंग डाउन साइड। ओके दोस्तों, आज आईटी सेक्टर के बारे में बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर को जब आप देखोगे तो आईटी सेक्टर के अंदर में क्रैश वाली स्थिति थी, तबाही वाली। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस को, तो अभी बंद होते होते 6.75%, 6.75% के आसपास में यहां पे लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, जब कभी भी गैप डाउन हो जाता है, याद रखना, जब कभी भी एक बड़ा गैप डाउन होता है तो वहां से मामला पलटता हुआ नजर आ सकता है। बावजूद इसके मैं इसके अंदर में बहुत बियरिश भी नहीं हूं। अब इतना दूर तक आने के बाद लोग कहेंगे क्या सर आप यहां से इन्फोसिस 2000 से अभी 1000 पहुंच चुका है, 50% गिर चुका है, क्या आप बेरिश नहीं है? नहीं, यहां से तो मैं बेरिश था ही, अब की स्थिति बात कर रहा हूं। जब ये यहां पर हो तो बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूं। बावजूद इसके अगर ये नीचे आता है तो मैं इसका वेलकम करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ सकता है क्योंकि हम अब बाइंग फॉर्मूला पर इसमें अडिग रहेंगे। देखो दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, और वो रिस्क आपको एक्सपर्ट समझाता है तो एक्सपर्ट से राय लेना जरूरी है। वो अदरवाइज आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो खुद भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स के अंदर में बाइंग फार्मूला के इस्तेमाल पे काम किया जा सकता है। अब ये बाइंग फार्मूला का वीडियो डाला हुआ है और इसको बहुत डिटेल में गहराई से समझना है तो आना पड़ेगा क्लास के अंदर में, जो कि चलती है मंडे टू फ्राइडे। और आप चाहें तो ओनली 99 रुपीज का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास का, जिसमें आप 1 मंथ तक सीख पाएंगे, जो कि चलती है सैटरडे से संडे वीकेंड क्लासेस। इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 बजे के आसपास शुरू होती है, 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, जहां अपने सारे बेसिक्स चीजों को क्लियर कर पाएंगे। ऑल फंडामेंटल्स वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा,
एचसीएल, विप्रो, इन सभी कंपनियों के हालात एक जैसा लगभग नजर आए। इन सभी में बाइंग फार्मूला के साथ में अपॉर्चुनिटी भी है, और हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति में अगर बहुत नीचे जाता है तो हम फंस सकते हैं, तो बड़े पैसे का यहां पर इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। बाइंग फार्मूला आपको मदद करने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये एक रेसिस्टेंस लाइन गुजर रहा है, इसके ऊपर में सस्टेन करने दो। स्टिल अभी इसके ऊपर ही है, लेकिन यहाँ सस्टेन करे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस से आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। एयरटेल को लेकर बहुत लोग खुश होंगे कि चलो भैया बहुत दिन से नीचे जा रहा है, कुछ तो ऊपर आया। स्टिल मैं उनको बता देता हूं कि एयरटेल अभी बहुत बुलिश अभी नहीं कह सकते, जब तक कि वो 1960 70 के ऊपर में जाकर ट्रेड ना करे, समय ना बिताए, तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक एयरटेल जैसी कंपनियों की बात है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, नीचे देखिए ज्यादा करेक्शन नहीं किया था, 20% के आसपास में, उसमें से भी रिकवर करते हुए अब बात ऊपरी स्तरों से 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे कंपनियों में अगर आप सुरक्षित तरीके से निवेशित रहेंगे, बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करके, एक्सपर्ट की राय लेकर, तो आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर में, और निफ्टी में मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा, ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा, क्यों गैप डाउन हुआ ये बताऊंगा। उससे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहते हैं उस पर बात करते हैं। देखो ऐसा है भाई कि ये जो मार्केट है, इसको एक काम करो, नोट करो। ये जो देखोगे यहाँ पे, एक तो चलो यहाँ से सेलिंग 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 हो रही थी, फिर यहाँ से निकला, तो ये पहुंच गया आपको तारीख 8 अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून, तो भाई साहब पूरा का पूरा अप्रैल से मई 1 महीना हो गया, मई जो है आपका 2 महीने हो गए, जून जो भी आपका जो है 3 महीना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने को अगर आप डेटा निकालते हो, चार्ट को देखते हो, तो ये चार्ट पूरी तरह से एक रेंज में कामकाज कर रहा है। और ऐसे स्थिति में जब तक कि रेंज से निकले नहीं, तो काहे को इंटरेस्टेड होंगे बायर, या फिर रेंज से निकले नहीं तो काहे को इंटरेस्टेड होंगे सेलर, जो ताबड़तोड़ हमला कर सके। ऊपरी स्तरों पे जब भी आता है, सेलर्स अपने पोजीशंस को कवर किए होते हैं, उसको बचाने के लिए सेल करके नीचे ले आते हैं। जब बायर्स के पास पहुंचता है तो बायर्स ने अपना पोजीशन बना रखा है, वो खींच के ऊपर ले जाते हैं। दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने दे रहे। द रीजन बिहाइंड इट, रिटेलर्स को 2 महीने फंसा के रखेंगे, छोटे छोटे पैसा मिलेगा उसको, वो उम्मीद करेगा कि थोड़ा बड़ा मिल जाए तो उसको लपेट लेंगे, थोड़ा रुक जाएगा तो उसको निकाल देंगे, नहीं निकला तो स्टॉप लॉस लगा के हंटिंग कर लेंगे। इस मार्केट में यही सब होगा। इस मार्केट में अपना पूरा हथियार नहीं निकलना है। अब आप करते हुए 1 2 लॉट 4 लॉट थे तो फिर आपके लिए तो दिक्कत है ही, लेकिन जो बड़े लॉट से काम करते हैं, 100 लॉट 200 लॉट, ऐसे बाजार में अगर आप रेगुलर 100 से करते हैं, तो ऐसे मार्केट में 10 20 से करके संतुष्ट रहो, जो मिला सो खुश है। एक बार बाजार रेंज से निकल जाता है तो हथियार पूरे लेके आना। फिलहाल जो है, अब दुश्मन दीवार के अंदर में, आप दीवार पे गोली मारी जा रहे हो, क्या फायदा, वेस्ट होगा। एक बार नीचे आएगा तो निशाने एकदम टक से लगेंगे, या ऊपर जाएगा तो अब बात आती है कि जब ऊपर जाता है तो सेलर्स के पोजीशन है वो बेच देते हैं, नीचे आता है तो बायर्स के पोजीशन ले जाते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर बायर सच में है, और वो कौन से बायर के बारे में आप बात कर रहे हो जो बाजार को 2 4 दिन ऊपर ले जाता है लेकिन ऊपर तक नहीं लेके जाता, वहीं से फिर नीचे सेलर्स आ जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस रेंज के अंदर में बहुरूपीय बायर्स हैं, यानी कि इधर सेलर्स बैठे हुए हैं, इधर से बायर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल अलग बायर नहीं है, इंडिविजुअल अलग सेलर नहीं है, ये एक ही है, बहुरूपीय बायर। मतलब कि यहां पर जो सेलर सेल करके नीचे ला रहे हैं, तो भैया पूरा बेचो ना, नीचे लाओ ना, वो भी नहीं ला रहे, यहीं से फिर से उठा के फिर ऊपर ले जाते। तो भाई जब आपको बाइंग करनी ही है, तो आप यहां से उठा के यहां ले जाओ, फिर आप यहां से ले आते हो। मतलब साफ है कि देयर इज नॉट फ्रेश सिंगल बायर, फ्रेश बायर्स नहीं है, एंड देयर इज नो सिंगल सेलर, फ्रेश सेलर नहीं है। सेलर्स हैं जो अपने पोजीशंस को लेकर अडिग हैं, बायर्स तत्कालिक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो सेलर, ये बायर है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग और बाइंग नहीं कर रहे, मतलब बहरूपीय हैं, सिर्फ बाजार को टाइम पास कर रहे हैं। यानी कि गोल ये लगा चुके हैं मार्च के महीने में पूरा मार्केट को गिरा के, अब बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर का फुटबॉल इधर, इधर का इधर, पासिंग पासिंग पास दे रहे हैं। इसी में आपको ट्रेड करना है, इसी में सब कुछ करना है, तो गड़बड़ तो होगा ना। ऐसे बाजार में ट्रेड कम से कम करें, ना करे तो ज्यादा बेहतर, लेकिन फिर भी बेचैनी होगी कि नहीं कैसे करेंगे सर, करना तो है ही है।
तो भैया सही सेटअप का इंतजार करो, एक ट्रेड करो, मैक्सिमम 2 ट्रेड करो। उसके अलावा ये वो बाजार है नहीं, मैं तो कहता हूँ एक ट्रेड करो। मैं तो पिछले कई दिनों से लगातार एक ट्रेड कर रहा हूँ और आपको शेयर भी कर रहा हूँ। अभी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शेयर करूंगा। तो आप समझ सकते हैं, वीकली एनालिसिस भी करना है हमें। आप समझ सकते हैं कि ये जो बाजार है इसमें बेरुपये बायर्स और सेलर्स हैं जो बस बाजार को घुमा रहे हैं। अगर यहाँ पे ओरिजिनल सेलर होते तो अब तक में तो इसको नीचे ले आते, और ओरिजिनल बायर होते जो दम लगा के तो ऊपर ले जाते। आने का अभी आ जाओ, फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कल ही बायर्स आ जाए, बाजार ऊपर चलता चला जाए तो फिर अच्छी बात है, गुड गुड वाली बात है। नीचे आ जाए सेलर्स और नीचे चलता चला जाए तो फिर पता लगेगा कि हाँ सेलर्स भी आ चुके हैं। तो फिलहाल ये न्यूट्रल टाइप का बाजार है, इसमें आप अपने माइंडसेट को न्यूट्रल रखें, टाइम पर प्रॉफिट बुक करे, टाइम पर एसएल ले, मैक्सिमम ट्रेड्स को कॉम्प्रोमाइज करे, छोटे से छोटे ट्रेड करे, 2 ट्रेड कर ले मैक्सिमम, उससे ज्यादा ट्रेड ना करे। आई होप कि आप समझे होंगे कि इस बाजार के अंदर में देखिए अब 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, तो वही बात आ गई ना कि रसिया के ऊपर में यूक्रेन का हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सब तो ठीक है, बट ये जो हमला भी तभी होना था जब ये रेसिस्टेंस के पास हो। अरे भाई रेसिस्टेंस इज वर्किंग, उसके बाद फिर कुछ हो जाए समझौता तो ले जाओ ऊपर, कौन मना कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जहां मेरे जो पोजीशंस थे वो मैं आपको निफ्टी में क्लियर करता हूं, एंड देन हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बाजार देख के समझ में आ ही रहा होगा, ये पूरा दिन ध्यान देखिएगा, पूरा दिन बाजार भाई साहब यहीं पे कामकाज कर रहे हैं, और ये आ रहा है एक 3 बजे का कैंडल जो कि पूरा ही कैंडल को निकल जा रहा है भाई साहब, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि हाई मैनिपुलेशन इन द मार्केट हो रहा है। इससे पहले पहले 3-4 कैंडल बना के नीचे और एक ही कैंडल में अफू चक्कर, मतलब मार्केट के अंदर में उथल पुथल मचाने की कोशिश की जा रही है, प्रीमियम को ऊपर नीचे डीके करने का। इधर लाएंगे फिर तेजी से ऊपर ले जाएंगे तो ओटीएम के सारे जो प्रीमियम्स है वो नीचे जाएंगे, कॉल में पुट में दोनों में नीचे ही जाएंगे, वो उनका डीके होगा। उसी सबका खेल चल रहा है, 2 दिन में एक्सपायरी आ जाएगी, बस चल रहा है काम, समझ रहे हो ना। यही सब चीजों को समझना है। अब हमारा ट्रेड भी जान लो, हमने जो पहला ट्रेड इनिशिएट किया था, हम यहाँ से यहाँ नहीं गए, वेट एंड वॉच, वेट वेट वेट। फिर ये जब उछाल लगाया हमने कहा कि ना अब नहीं जाएंगे, मतलब अब वेट नहीं करेंगे, चलते हैं। गए यहाँ पे, हमारे खिलाफ कुछ कैंडल बना, 15-20 रुपये माइनस हुआ, लेकिन घूमते फिरते घूमते फिरते फिरते हमने यहीं कहीं पे कुछ लोगों ने ये स्पाइक पर, और मैंने पर्सनली इस जगह पर बुकिंग कर ली भैया, तैयारी कर के हम आए थे, हमने यहाँ से बुक कर ली, पैसा कुछ दिया नहीं। प्रीमियम आपको मैं प्रीमियम के बारे में समझा चुका हूँ, रेंज में है, प्रीमियम कम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मार्केट ने क्या किया है, अपने सपोर्ट की टेस्टिंग करके वहां पर होल्ड करने का काम किया है। अब सपोर्ट कैसे निकाला आपने, देखो यहां मैंने आपको अपना एक ही पोजीशन लिया था वो बता दिया, ओनली पुट का। अब इससे पिछले कुछ दिनों को जाकर देखेंगे तो यहां पर बाजार ने समय व्यतीत किया, यहां टाइम वेस्ट किया है। तो टाइम बिताया है जिससे आप लोग कहते हैं यार साइडवेज है, साइडवेज है। उस दिन साइडवेज काम नहीं करता एज एन ऑप्शन बायर, लेकिन अब यही साइडवेज जब बाजार ऊपर गया और अब नीचे आएगा तो यही साइडवेज आपको सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे आ जाए और फिर वापस ऊपर जाए तो यही साइडवेज आपको काम करेगा एक रेसिस्टेंस के रूप में। अभी ये तत्काल में सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको ब्रेक करेंगे तो और नीचे भी जा सकते हैं। आई होप के समझे होंगे। अब चलिए हम लोग, मेरा पोजीशन भी आपको बता दिया, एक ही पोजीशन था। वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हैं तो एक गैप अप वीकली कैंडल यहां पर आपको ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, गैप अप हुआ और एक डोजी कैंडल है। तो दोस्तों या तो फिर अगले वीक इसको निकाल के ऊपर ट्रेड करो अगर ऊपर जाना है तो, और नहीं तो पता लगा कि एक इवनिंग स्टार कैंडल ना आ गया, एक और गैप डाउन और इवनिंग स्टार। अब इतना बड़ा गैप डाउन फिर से मार्केट को दे दे तो सही नहीं है, लेकिन चलिए समझना बहुत जरूरी है। यहां से अगर शुरू होता है तो भी यहां से एक ऐसा कैंडल फिर इवनिंग स्टार बनेगा और नीचे आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि यहां से इसको कल खोले और ये एक ब्रेकआउट कैंडल बनाए। तो ब्रेकआउट कैंडल बनाएगा, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, अगले वीक देखेंगे इसको, यानी कि न्यूट्रल है ये, बाइंग भी नहीं है सेलिंग भी नहीं है। आपको पहले ही बताया मैंने, बहरूपीय है यहाँ पे, यानी कि जिन लोगों ने, उसी व्यक्ति ने कॉल भी बेच दिया है, पुट भी बेच दिया है, और मार्केट को घुमा रहा है। हमको लगता है यहाँ चला जाएगा, जाता नहीं, हमको लगता है वहां चला जाएगा, जाता नहीं, बस उसमें घूम रहा है। इसी में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सही जगह पर एंट्री लो, जो मिले एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करो, सिस्टम बंद करो, ट्रेड बंद करो, समझ रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि समझे होंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम, अब यहां देख लेते हैं, तो यहां भी वही डोजी कैंडल, या तो ब्रेक करके ऊपर इसके जाता है तो बुलिश, और नीचे आता है तो फिर से बढ़िया है, आ जाएगा इवनिंग स्टार आपके लिए। ओके, आई होप कि ये भी समझ गए होंगे आप। अब आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं।
1 डे टाइम फ्रेम। देखिए निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो पहला जो रेसिस्टेंस मुझे नजर आता है वो है 24,000। एक सेकेंड भाई, 24,100 से लेकर 160 का एरिया। हालांकि आप 24,060 पर भी एक रेसिस्टेंस रख सकते हैं, ये रहेगा मेन। इसको ब्रेक करते हैं तो 24,260, मैक्सिमम 360, एज दिया तो 400। वो कोई न्यूज आ जाए तो फिर जहां भी जाना होगा जाएगा, अदरवाइज ये सब एरिया इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 24,000 का राउंड नंबर एक लॉजिकल नंबर है अगर गैप डाउन ना हो तो। अदरवाइज 23,960, 860, 800, प्रेशर बढ़ता है तो 760, 660 तक भी आपको आता हुआ नजर आ सकता है। 23, 760, 660। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश मैं यही करता हूं कि आसान भाषा में आपको समझा पाऊं ताकि मैक्सिमम लोग इसे समझ सके, कनेक्शन बना सके, कनेक्ट कर सके। और लोगों तक वीडियो कैसे पहुंचेगा इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं, कमेंट्री कर रहा हूं, बना रहा हूं वीडियो आपके लिए, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप इसे शेयर करके अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचेगा। और बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि ये हमने इसको बिना लर्निंग किए इसमें हमने काम किया है, जो कि गैम्बलिंग के बराबर है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अब सजग हो गए हैं कि सीखना बहुत जरूरी है। और ये मैसेज हर जगह तक नहीं पहुंचेगा कि ऑप्शन में आपको आना है, स्टॉक मार्केट में कारोबार करना है, करियर बनाना है। तो जैसे कि दूसरे फील्ड में करियर बनाने के लिए समय लगता है, कोर्स करना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसी तरह से यहां भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। आई होप कि आप समझे होंगे दोस्तों। चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो फिर जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिए। देखिए ज्वाइन करेंगे तो ढेर सारा फायदा होने वाला है। एक तो आपको कंटेंट मिलेगा जो मेंबर्स को मिलता है, दूसरा आप हमारे मेंबर हो जाएंगे, तीसरा जो है आप हमारे सैटरडे संडे के क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी वजह कि इससे आया हुआ हर एक पैसा सिन्हा फाउंडेशन में जाएगा, जिसका काम है नीडी लोगों को मदद करना। ज्वाइन करिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इनमें से किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।